नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद के निबंधों के विषय। इस प्रश्न को देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेमचंद की अगर बात करें तो प्रेमचंद ने अपने समय की चेतना एवं लोकहित की भावना को आचार्य शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र आदि निबंधकारों की भांति ही अपने निबंधों में उतारा है। उनकी भाषा शैली भी सहज, भावपूर्ण और आत्मीयता से भरी हुई है। उनके निबंध साहित्य को पढ़ने से ही पता चलता है कि उन्होंने अपने निबंधों में मुख्यतः रचनात्मक साहित्य की समस्याओं, विशेषकर साहित्यिक विधाओं की संरचना पर गंभीरता से विचार किया है। इसी प्रकार सामाजिक जीवन से संबंधित विषयों को भी निबंधों का आधार बनाया है। देखिए, हम जानते हैं कि वैसे तो प्रेमचंद एक कहानीकार और एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने जो लेख लिखे और पत्र पत्रिकाओं में छपवाए, उनके उन्हीं लेखों को निबंध के रूप में भी संकलित किया गया है। हम उन्हीं के आधार पर देखेंगे कि इनके निबंधों के क्या क्या विषय रहे, क्योंकि निबंधकारों में सबसे प्रमुख नाम जो आता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है। उसी समय काल में बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भी एक अच्छे निबंधकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन प्रेमचंद की जो विशेष पहचान बनी वो एक कहानीकार और एक उपन्यासकार के रूप में ही बनी है, परंतु उनके निबंधों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो उनके निबंधों के जो मुख्य विषय थे उनको हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या है, राजनीति। देखिए, प्रेमचंद युग चेतना वाले साहित्यकार थे, वो समाज के प्रति बहुत जागरूक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने निबंधों में तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों का भी सुंदर आकलन किया है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई, स्वराज्य के फायदे, मानसिक गुलामी आदि निबंधों में राजनीतिक परिवेश का वर्णन किया है। ये निबंध तत्कालीन स्वाधीनता, समय एवं स्वराज्य की विचारधारा से संबंधित है। प्रेमचंद ने आज़ादी की लड़ाई शीर्षक निबंध में स्वाधीनता से ग्राम के आंदोलनकारी समय की चर्चा की है। उन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा के प्रभाव के कारण संपूर्ण भारत में उठी हुई स्वतंत्रता की लहर को इस निबंध में सुंदर शब्दों में अंकित किया है। इसके साथ ही भारतीय नेताओं के त्याग, अंग्रेज सरकार के अत्याचार और अन्याय को समानांतर रूप से चित्रित करके तत्कालीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को भी इन्होंने अपने निबंधों में उजागर किया है। तो यहाँ हमने पॉइंट बनाया राजनीति किन किन निबंधों में है वो आपको याद रखना है, जैसे आज़ादी की लड़ाई है, स्वराज्य के फायदे हैं, मानसिक गुलामी है। फिर इन निबंधों के मूल विषय इन्होंने क्या रखे, वो आज़ादी या स्वतंत्रता से संबंधित, अंग्रेजों के अत्याचार से संबंधित, भारतीय नेताओं के त्याग को इसमें दिखाया है। इसके साथ साथ जो तत्कालीन बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां थी उनको भी अपने निबंधों में इन्होंने शामिल किया है। दूसरा हमारे पास क्या है, स्वदेशी। प्रेमचंद ने अपने निबंधों में तत्कालीन समाज में चल रहे स्वदेशी आंदोलन एवं स्वराज्य की कल्पना पर सविस्तार प्रकाश डाला है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो समय काल है आज़ादी की, क्योंकि प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हो गई थी और आज़ाद हम 1947 में हुए, लेकिन 1900 से लेकर 1936 का जो टाइम पीरियड है या समय काल है, ये वो समय काल है जब आज़ादी के लिए लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे। तो लेखक भी इस काम में पीछे नहीं है। हमारे यहाँ पर स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन चलाए गए, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी यानी भारत में बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना, इस बात को लेखक प्रेमचंद ने भी अपने निबंधों में शामिल किया है। प्रेमचंद ने स्वदेशी आंदोलन का गहराई से अध्ययन किया था, उनकी प्रमुख विशेषताओं और कमियों पर निष्पक्षता से विचार भी किया। स्वदेशी आंदोलन पर आधारित उनके निबंधों में देखें तो स्वदेशी की आड़ में लूट, प्रयाग की स्वदेशी प्रदर्शनी, स्वदेशी पर मालवीय जी के विचार, भारतीय चीनी कारखानों का अन्याय, असली और नकली स्वदेशी वस्तुएं, शक्कर पर एक्साइज ड्यूटी, ग्राहकों का बलिदान, मिल मालिकों के लिए संरक्षण की धूम, ऑल इंडिया स्वदेशी संघ, मिस्टर मोदी की उदारता आदि प्रमुख निबंधों का वर्णन इन्होंने किया है। बहुत सारे विषय इन्होंने अपने निबंधों में उठाए हैं। देखिए, स्वदेशी जब आंदोलन चले, क्योंकि भ्रष्टाचार हर युग में रहा है, तो यहाँ पर भी स्वदेशी के नाम पर जो लोगों को बरगलाया जा रहा था वो चीजें भी इन्होंने अपने निबंध में निष्पक्षता से शामिल की है। अगला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा धर्म और समाज। देखिए, प्रेमचंद के निबंधों में तत्कालीन जो धर्म है
और समाज है उसकी परिस्थितियों का बहुवी चित्रण किया है। उन्होंने धर्म की उन विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो उस समय धर्म में व्याप्त थी, क्योंकि हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियां और अगर देखें तो विसंगतियां रही है, जिसके कारण कि निम्न और उच्च वर्ग को विभाजित किया गया। साथ ही छुआछात का भेदभाव भी धर्म के कारण बहुत ज्यादा बढ़ा। प्रेमचंद ने तस्वीर के दो रुख, अभिवादन, राहु के शिकार, अजमेर में श्री दयानंद निर्वाण, अर्ध शताब्दी, विदेश यात्रा और प्रायश्चित, अच्छी और बुरी सांप्रदायिकता, जाति भेद मिटाने की एक आयोजना, रूस में धर्म विरोधी आंदोलन, हिंदू समाज के विभत्स दृश्य जो 3 भागों में है, 1, 2 और 3 आदि निबंधों में धर्म में व्याप्त जो पाखंड है, आडंबर है और समाज में जो गली सड़ी परंपराएं, रूढ़िवादिता चल रही है, उसमें सुधार लाने की प्रेरणा इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से दी। इसके साथ साथ जो हिंदू समाज के विभत्स दृश्य है, जिसमें पहला है लाश की दुर्गति। लेखक ने हिंदू समाज में व्याप्त उन बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है जो साधारण सी सूझबूझ से दूर हो सकती है। उन्हें दूर करने के लिए न तो शास्त्रों से प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता है और ना ही कानून का सहारा लेने की। तो धर्म और समाज में जो व्याप्त रूढ़िवादिता है, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से समाज को प्रेरित किया है। अगला जो पॉइंट है छुआछात। देखिए, छुआछात की समस्या केवल भारतीय समाज में ये कलंक के रूप में नहीं बल्कि मानव सभ्यता में भी इसको हम देख सकते हैं। ये समस्या संपूर्ण विश्व की समस्या है। कहीं पर जाति के आधार पर और कहीं पर रंग के आधार पर मानव को हीन समझा जाता रहा है। महात्मा गांधी ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया और स्वयं प्रेमचंद महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो वो भी स्वयं अछूत समझे जाने वाले लोगों के बीच रहे और उन्होंने संपूर्ण मानवता के सामने अछूतो उद्धार का आदर्श प्रस्तुत किया। प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, तो उन्होंने गांधी जी के विचारों को समर्थन दिया। उन्होंने इस समस्या को समाप्त करने के लिए कई प्रमाण और तर्क भी प्रस्तुत किए। महान तप, हमारा कर्तव्य, काशी का कलंक, हरिजनों के मंदिर परिवेश का प्रश्न, इस हिमाकत की भी कोई हद है, मंदिर परिवेश और सरकार, दिल्ली के म्युनिसिपल चुनाव में अछूत मेंबर आदि निबंधों में छुआछात की समस्या पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इन निबंधों में सवर्ण कहे जाने वाले लोगों को शिक्षित समाज और शिक्षित समाज को इस अमानवीय परंपरा को त्यागने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने अछूत कहे जाने वाले लोगों को समाज का अभिन्न अंग स्वीकार किया और इस कलंक, जो छुआछात का कलंक हमारे भारतीय समाज में है, उसे दूर करने का प्रयास स्वयं भी किया और लोगों को भी प्रेरित किया। किसके माध्यम से? अपने निबंधों के माध्यम से। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति। इनके निबंधों के विषय अगर देखें तो उसमें शिक्षा और संस्कृति को भी इन्होंने विशेष स्थान दिया है। उन्होंने अपने युग के समाज के जीवन को निकटता से देखा और उस समय जो उसमें त्रुटियां और कमियां थी उनकी ओर भी संकेत किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। वे शिक्षा के पक्षधर नहीं थे जो उस समय स्कूलों, कॉलेजों और विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी, अपितु वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो विद्यार्थियों में मनोबल बढ़ाए जिससे वे अपने व्यवहारिक जीवन में सफल हो सकें या उन्हें उनमें उच्च विचारों को जागृत कर सके। यानी वो किताबी शिक्षा के समर्थक नहीं थे बल्कि व्यवहारिक ज्ञान के समर्थक थे। इसी प्रकार वे संस्कृति में प्रचलित दूषित और कुंठित परंपराओं को त्याग देने के पक्ष में थे। प्रेमचंद ने शिक्षा और संस्कृति को आधार बनाकर कई निबंधों की रचना की, जिनमें बच्चों को स्वाधीन बनाओ, मानसिक पराधीनता, नवीन और प्राचीन, राष्ट्रीय कार्यों में गुलामी, स्वामी श्रद्धानंद और भारतीय शिक्षा प्रणाली, जागृति निबंध 2 या 2, दिल्ली में जामिया मिलिया की रिपोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर, गोरखपुर में शिक्षा सम्मेलन, फेल होने वाले लड़के और शिक्षा का नया आदर्श आदि प्रमुख निबंध है जो शिक्षा और संस्कृति पर आधारित है या केंद्रित है। उसके बाद नारी जीवन। देखिए, प्रेमचंद नारी जीवन से विशेष जुड़े हुए रहे हैं। उनके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको हमेशा इन्होंने अपनी रचनाओं में, चाहे वो कथा है, चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो निबंध है, उसमें नारी को इन्होंने स्थान दिया है।
उन्होंने अपने संपूर्ण कथा साहित्य में जिस प्रकार नारी जीवन के विकास पर बल दिया, उसे शोषण मुक्त देखना चाहा, वैसे ही अपने निबंधों में वे नारी मर्यादा के पोषक भी रहे हैं। उन्होंने नारी जीवन से संबंधित अनेक निबंधों की रचना की, जिनमें मिस्टर हरविलास शारदा का नया कानून, नारी जाति का अधिकार, भारतीय महिलाओं की नवीन जागृति, बालिकाओं का सुकार्य, एक दुखी बाप, वैश्यावृत्ति, अभागिनी विधवा, महिला महाविद्यालयों में या महिला विद्यालयों में बिहारी सतसई, नारियों के साथ अन्याय क्यों आदि प्रमुख निबंध हैं, जिनमें प्रेमचंद ने नारी जीवन से संबंधित विविध समस्याओं को उठाया है। नारी जाति की दुर्दशा, नारी जाति के प्रति अन्याय और अत्याचार, उनके सीमित होते अधिकार, शिक्षा से वंचित नारी, विधवाओं की शोचनीय दशा। अपने सुप्रसिद्ध निबंध मिस्टर हरविलास शारदा का नया कानून, इसमें भारतीय विधवाओं की दुर्दशा का उल्लेख किया है और पाठकों का ध्यान इस ओर उन्होंने आकर्षित किया है। उनको पति संपत्ति का अधिकार दिलाने संबंधी प्रस्ताव को लेकर आशावादी विचार भी व्यक्त किए हैं कि जो विधवा स्त्रियां हैं उनको उनकी पति की संपूर्ण संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार के विचार उनके निबंधों में मिलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है राजभाषा। देखिए, प्रेमचंद एक जागरूक साहित्यकार थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में राष्ट्रभाषा के प्रश्न को भी उठाया है। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाकर हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा का पद प्रदान करने के पक्ष में थे। उनके हिंदुस्तानी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें हिंदी और उर्दू शब्दावली के प्रचलित शब्दों को स्थान दिया गया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रभाषा, सरहदी सूबे में हिंदी और गुरमुखी का बहिष्कार, हिंदुस्तान की कौमी जुबान आदि निबंधों में राष्ट्रभाषा की समस्या को उठाया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? साहित्य चिंतन। देखिए, प्रेमचंद गंभीर प्रवृत्ति वाले साहित्यकार थे। उन्होंने जहाँ साहित्य की रचना की वहाँ साहित्य रचना प्रक्रिया, साहित्य प्रकाश, साहित्य परिभाषा और साहित्य के उद्देश्य जैसे गंभीर प्रश्नों पर भी प्रकाश डाला है कि साहित्य की रचना क्यों की जाए। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है और प्रेमचंद इस बात को बखूबी समझते थे। साहित्य को आधार बनाकर उन्होंने जिन निबंधों की रचना की उसमें उपन्यास रचना है, साहित्य की प्रगति, जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान, साहित्य का उत्थान या पतन, साहित्य सन्निपात, अभिनंदन ग्रंथ और साधारण जनता, साहित्यिक गुंडापन, भारतीय साहित्य परिषद, पटना में साहित्य परिषद, हिंदी साहित्य का विद्यालय आदि। ये इन्होंने निबंध साहित्य से संबंधित लिखे। साहित्य की प्रगति शीर्षक जो निबंध है उसमें उन्होंने साहित्य की परिभाषा देते हुए इसके विषय पर बखूबी प्रकाश डाला है। जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान निबंध में घृणा के सदुपयोग पर विचार किया है तथा ये सिद्ध किया है कि घृणा जितनी अधिक होगी समाज उतना ही अच्छा होगा। तो ये कहते हैं कि घृणा का उपयोग हमें एक दूसरे के स्वभाव से नहीं करना चाहिए, बल्कि घृणा का उपयोग हमें कुरीतियों से करना चाहिए जिससे कि समाज अच्छा हो, समाज का विकास हो सके। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको प्रेमचंद ने अपने निबंधों का आधार बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और वहाँ से इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद, इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।